आज बात करने वाले हैं सरोज स्मृति की। किन किन एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तो आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। झारखंड उत्तराखंड के लिए तो है ही है, जो आरपीएससी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो कुल मिलाकर एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आप किसी भी एग्जाम में उठाकर देख लें, आपके सिलेबस में नहीं भी लगी हुई है तब भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। शुरुआत करें क्लास की, उससे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि सवाल आपके बनते कहाँ से हैं। तो सबसे पहला सवाल कॉमन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो सरोज स्मृति है वो किसकी याद में लिखा गया। एक बार आप कंफर्म करें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी तब आपने मुझे बता दिया, अब वापस आ गई होगी तब भी आप मुझे कंफर्म करें एक बार। सरोज की स्मृति में लिखा गया है ना, सरोज की स्मृति में लिखा गया, इससे आप परिचित हैं। सरोज कौन थी? तो ये निराला की पुत्री थी, निराला जी की पुत्री। और निराला जी के बारे में आप जानते हैं, साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, या आप कह सकते हैं एक ऐसा समय था जब हर जगह से इनको उपेक्षाएं मिल रही थी। चाहे पारिवारिक, इनका एक पारिवारिक संदर्भ में देख लेते हैं तो सबसे पहले इनकी पत्नी का निधन हो जाता है। देखिए कितना दुख झेला इन्होंने, पत्नी का निधन हुआ, अब बच्चा कौन? इनकी पुत्री बच्ची, पत्नी से प्रेम करते थे। हालांकि उस समय बहुत अल्पायु में जो है विवाह होता था, आप जानते हैं। पत्नी का निधन हुआ, इनकी पुत्री थी सरोज। अब सारा जो प्रेम है इन्होंने सरोज को देना शुरू किया, मतलब एकमात्र पुत्री। और पत्नी के गुजरने के बाद कह सकते हैं इनका जो पूरा संसार है वो कौन है? सरोज है। अब आप मान कर देखिए कि एक पिता जिसकी पुत्री है, पुत्री से इतना इतना स्नेह करते हैं कि लोग इनको समझाते हैं कि भाई दूसरा विवाह कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लेकिन अपनी पुत्री को कुमाता के प्रकोप से बचाने के लिए, या जैसे कहानियां सुनी थी कि भाई दूसरा विवाह होगा तो पत्नी आएगी, पता नहीं कैसा व्यवहार हो सौतेली पुत्री के साथ, तो इन सबको देखते हुए उन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये सारी इनके जीवन की जो व्यथा रही। उसके बाद ये सरोज स्मृति, जब इनकी पुत्री का निधन हो जाता है, सरोज ने 18 वर्ष पूरे कर लिए थे और 19वें वर्ष में इन्होंने प्रवेश किया था। आप सोचो इतनी कम उम्र में, हालांकि इनका विवाह भी कर देते हैं बड़ी खुशी खुशी, और इनका निधन हो जाता है। निधन के बाद एक पिता के मन की क्या भावनाएं हैं अपनी बच्ची को लेकर, वो तो इन्होंने व्यक्त किया ही है। साथ में ध्यान रखेंगे जो भी प्रकाशक रहे हैं उस समय, इनको बहुत परेशान किया गया। प्रकाशक थे या जो भी संपादक थे उस समय, कई कई बार रचनाएं लिखते थे, इनकी रचनाएं छापी नहीं जाती थी, वापस कर दी जाती थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं इनको दुख होता था। सारी एक कह सकते हैं विरह जो है, या दुनिया के द्वारा जितने भी दुख दिए गए, तकलीफें दी गई, वो सब इन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया। और इसीलिए आप कहते हैं महाप्राण। महाप्राण ऐसे बनना मतलब आसान खेल नहीं है किसी को महाप्राण की संज्ञा दी जाए। महाप्राण कहने के पीछे इनके पीछे ऐसा भी माना जाता है कि महाप्राण व्यंजनों का इन्होंने अधिक प्रयोग किया, ये भी एक रीजन रहा था। तो महाप्राण निराला, और जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, हालांकि इनके निधन के बाद साहित्य में इनको वो स्थान मिला जो इनके जीते जी नहीं मिला था, तो बहुत कुछ झेला इन्होंने। और फाइनली अपना जो दुख है, आप कह सकते हैं इसको शोक गीत क्यों कहा जाता है, जो सरोज स्मृति है, ध्यान रखेंगे इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है। पहला सवाल यहीं से बन जाता है आपका, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसको कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे सरोज स्मृति को कहा जाता है। दूसरा याद रखेंगे, केवल सरोज के बारे में नहीं लिखा है, अपनी हर उस व्यथा को इन्होंने उसमें व्यक्त किया है। जहां जहां से इनको उपेक्षाएं मिली हैं, जहां जहां से अवहेलनाएं मिली हैं, सब इसके अंदर समाहित कर दिया है निराला ने। इसकी रचना कब की गई थी, रचना काल क्या है, थोड़ा सा मैं इस पर आना चाहूंगी। थोड़ा सा रचना काल पर आएंगे और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको नोट करेंगे। नोट करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीजें आपको बताना चाहूंगी। अभी मैंने ये पीडीएफ में बनाया हुआ है, पीडीएफ की फाइल कुछ यहाँ पर जो काम कर रही है वो लिखा हुआ सेव नहीं हो रहा है। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि पीपीटी का प्रयोग करूं, ताकि जो भी चीजें मैं लिख रही हूँ वो चीजें आपकी सेव हो जाए और आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए। तो आज के लिए आपको नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीजें आप उसको लिख लीजिएगा। रचना काल क्या था? 1935, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका संकलन किसमें किया गया था? हेमा जी परेशान मत हो, संडे को मैंने बोला था 10 तारीख से बिल्कुल आगाज करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक बार समझेंगे कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। अभी तो हर कोई इसी में परेशान है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है या साहित्य पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले एक बार डिस्कशन रखेंगे,
सारे जितने भी डाउट्स मेरे पास, वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसको लेकर, बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रश्न किए हैं। तो पहले डाउट क्लियर करेंगे और किस किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या स्टेप होंगे हमारे, क्या क्या पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी कहा है तो एनसीईआरटी ही आएगा, क्योंकि उन्होंने उसमें मेंशन किया है स्नातकोत्तर तक का पूछा जाएगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, उसके बाद ही अपना सिलेबस जो है शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी पहले होनी चाहिए। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। रचना काल 1935 का ध्यान रखिए, अनामिका के द्वितीय संस्करण में इसका संकलन किया गया। अब यहाँ से प्रश्न बन जाए संकलन कहाँ पर किया गया, तो अनामिका के द्वितीय संस्करण में, द्वितीय संस्करण में संकलित है ये, ठीक है। और द्वितीय संकलन कब आया था, द्वितीय संस्करण जो निकला था 1938। तो 1935 में 1935 में सबसे पहले इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद अनामिका का जो दूसरा संस्करण निकला था उसके अंदर इसको एक कह सकते हैं संग्रह के रूप में इसके अंदर रखा गया है। और इसका जो है संकलन कब हुआ था, 1938 में। इसको लंबी कविता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, खंड काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य नहीं है, इसको लंबी प्रबंधात्मक कविता कहते हैं। मतलब प्रबंध जैसी कविता है, प्रबंधात्मक कविता की श्रेणी में इसको रखते हैं। आप जानते हैं छायावाद के अंदर बहुत सारे कवियों ने लंबी कविताएं लिखी हैं, तो लंबी कविता की श्रेणी में ये भी शामिल की जाती है, ठीक है। हाँ, एक रणनीति बनाकर, वही मैं थोड़ा सा विचार कर रही थी कैसे कैसे करनी है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो क्लास शुरू करेंगे उससे पहले बिल्कुल रणनीति पर चर्चा करेंगे। आपके भी कुछ सुझाव होंगे तो आप व्हाट्सएप पर भेजिएगा, क्योंकि मुझे पता है देखो एक की रणनीति और सबकी, क्योंकि आप लोग भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच कर चल रही होंगी। आपने भी कई सारे एग्जाम दिए होंगे, तो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आपको भी अब तक आइडिया लग चुकी होगी। तो मेरी तो रहेगी ही, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, उसमें हम उसको भी ऐड करेंगे, क्या क्या चीजें हम और बेहतर कर सकते हैं। रस की बात करें तो ध्यान रखेंगे वात्सल्य, इसको आप लिखते चलेंगे क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएगा। वात्सल्य रस की प्रधानता, और साथ में करुण, अब शोक गीत है तो करुण रस की भी प्रधानता, वात्सल्य के साथ साथ आप करेंगे करुण रस भी इसके अंदर है, ठीक है। करुण रस बड़े वेदना के साथ जब संपादक इनकी रचनाएं वापस कर देते हैं, कैसे दूसरा विवाह होता है, वहां पर दहेज की डिमांड की जाती है, मतलब हर चीज इन्होंने खोल कर रख दिया है अपने। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कितने साल में हुआ था, तो पुत्री जो थी वो 18 पूरा कर चुकी थी, 19वें साल में इन्होंने प्रवेश किया था, तब इनका निधन हुआ था। अपनी गरीबी का भी इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है, ये भी आप मेंशन करेंगे, कह सकते हैं 19वें साल में, है ना। उन्नीसवें साल में, छोटी सी उम्र में निधन हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत अच्छी थी। गरीबी का भी वर्णन किया है। आगे आप देखेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी दीनहीन स्थिति का भी वर्णन कर दिया है। चलिए शुरुआत करेंगे, और ये बेसिक सी बातें थी जो आपको सरोज स्मृति के बारे में याद रखनी है। निराला की पुत्री थी सरोज, उनकी स्मृति में लिखा था। 1935 रचना काल था। 1938 में अनामिका के दूसरे संस्करण में इसका प्रकाशन कर दिया गया था। लंबी प्रबंधात्मक कविता की श्रेणी में आता है। वात्सल्य और करुण रस की प्रधानता है इसके अंदर। और किस समय का वर्णन किया गया है, इनका जब निधन हुआ था सरोज का, तो वो 18 साल की हो चुकी थी, 19वें साल में प्रवेश कर लिया था। कविता देखिएगा क्या लिखा है इन्होंने, आगे बढ़िए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बीमार थी वो, हेमा जी बीमार थी वो। आप जानते हैं उस समय बीमारियां बहुत चलती थी, बीमार होते थे लोग। ऐसे इनकी पत्नी का निधन हो गया, फिर पुत्री का निधन हो गया, ऐसा कुछ नहीं था कि असमय मृत्यु हो जाना, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा बीमारी का। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग फटाफट से। और मैं आज बहुत मतलब मुझे पता चला क्लास लेने से पहले कि अगर हम पीपीटी में बनाते हैं तो सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं, और लास्ट मोमेंट पे समय नहीं था, इसलिए मैंने कहा चलो आज की क्लास तो ऐसे ही कर लेते हैं, बाकी पीपीटी में नेक्स्ट क्लास से करेंगे। कविता क्या है, 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वो जीवन सिंधु तरण, तनय लेकर दृक्पाद तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, वरलिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय, चढ़ मृत्यु तरण पर तूर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण, करती हूं मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। तो ये आपकी एक पहली पंक्ति है। क्या कहते हैं इसमें निराला जी, थोड़ा सा भावार्थ समझते हैं। अपनी पुत्री की सबसे पहले तो निधन की ही बात कर रहे हैं, समय इन्होंने इसमें बेसिकली बताया है। पुत्री
कि निधन के विषय में, निधन का आप कह सकते हैं इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। कई बार भावार्थ पूछ लिया जाता है, आपको 2-4 पंक्तियां दे दी गई और किस संदर्भ में पंक्तियां हैं, तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है, हाँ, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी है और झारखंड और जो आपका उत्तराखंड है उसमें भी है, नेट जेआरएफ में भी है। ठीक है, कहते हैं 19 मतलब क्या, 19 साल की अवस्था का प्रथम चरण मतलब पहला ही चरण है। पहला चरण मतलब पहला कदम कह सकते हैं। अब यहाँ से सवाल यही आता है कि 18 साल पूरे कर लिए थे और 19वें साल में प्रवेश किया था, तो 19वें साल के पहले कदम पर ही तुमने जीवन रूपी सिंधु, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इन्होंने जीवन सिंधु तरण कहा है, मतलब तुमने जीवन रूपी सिंधु से, सागर से, जीवन रूपी सागर से पार पा लिया। तरण मतलब तर जाना या पार पाना। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देंगे। कहते हैं कि 19वें साल के पहले कदम पर ही तुमने अपने जीवन रूपी सिंधु से, जीवन रूपी सागर से पार पा लिया। जनक तनय लीकर दृक्पाद तरुण, तनय मतलब हे पुत्री, अपनी यहाँ पर पुत्री को संबोधित कर रहे हैं कि हे पुत्री, तुमने दृक्पात मतलब एक दृष्टि डाली, और जनक से जन्म की विदा अरुण, तुमने एक दृष्टि डालकर अपने पिता से इस जन्म की विदा ले ली। तो यहाँ पर वही मृत्यु की ही बात कर रहे हैं कि कैसे सरोज की मृत्यु हो गई और इतना ज्यादा ये व्यथित है। मतलब यौन पर तुमने दृक्पात का मतलब क्या है, दृष्टि डाली। दृष्टि कहाँ पर डाली, मतलब अभी 19वें साल यानी कि यौन अवस्था आप कह सकते हैं, उस पर दृष्टि डालकर कहां से विदा ले ली, पिता से अपने इस जन्म की जो है तुमने विदा ले ली। गीते मेरी, हे मेरी गीता। गीता के बारे में आप जानते हैं, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर इस संसार और जो हमारा चाहे लौकिक संसार अलौकिक संसार की बात कर ले तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक तरह से कह सकते हैं जीवन का पूरा सार हमारी गीता के अंदर निकल के आता है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी पुत्री को गीता के रूप में संबोधित किया है कि हे मेरी गीते, तज रूप नाम। तज रूप नाम का मतलब क्या है कि तुमने इस जीवन से जो है कह सकते हैं भौतिक नाम रूप। तज रूप नाम क्या है, भौतिक। भौतिक कहने का मतलब क्या है, जो संसार के द्वारा दिया गया है। इस भौतिक नाम रूप को छोड़कर, तज मतलब क्या होता है, छोड़कर, वर लिया अमर शाश्वत विराम। तुमने वर्ण कर लिया है, किसका वर्ण कर लिया है, ध्यान रखेंगे, मृत्यु का। शाश्वत क्या है, गीता में बताया गया है कि जो शाश्वत मतलब क्या है, नित्य क्या है, सत्य क्या है, वो सिर्फ एक चीज है और वो क्या है, मृत्यु है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लिया वर लिया अमर शाश्वत विराम, उस शाश्वत अमर का तुमने कर लिया है वर्ण जो कभी समाप्त नहीं होता। पूरे कर सुचितर सपर्याय जीवन के अष्टादशाध्याय। कहते हैं कि तुमने, सुचितर मतलब परम पवित्र, पूरे कर लिए अपने जीवन के अष्टादश मतलब 18 अध्याय। चलिए आगे बढ़ेंगे। तुमने सफलतापूर्वक, सपर्याय मतलब क्या है, सफलतापूर्वक, बहुत ही पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ क्या कर लिया है, जीवन के 18 वर्ष, अष्टादशाध्याय मतलब जीवन के 18 अध्याय या जीवन के 18 अध्याय की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी गीता माना है इनको, तो गीता के संदर्भ में कहते हैं कि तुमने क्या किया है, इस अमर शाश्वत विराम का चयन कर लिया है। अपने सारे जो भी काम थे वो पवित्रता के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण करके जीवन के 18वें अध्याय में चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण। तरणी मतलब क्या होता है, नाव। कहते हैं कि तुमने मृत्यु की नाव पर जो है अपने कदम रख लिए हैं, मृत्यु रूपी नौका पर शीघ्रता से। तूर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों, शीघ्रता से। मृत्यु की नाव पर, एक एक शब्द का मतलब समझिएगा क्योंकि कई बार प्रश्न कैसे भी बन जाए। तो मृत्यु रूपी नाव, मृत्यु तरणी मतलब मृत्यु रूपी नाव पर शीघ्रता के साथ अपने चरण रख लिए, कह पिता पूर्ण आलोक वर्ण। यह कहते हुए कि पिता मैं उसका वर्ण कर रही हूँ। ठीक है, किसका वर्ण कर रही हूँ, उस आलोक को प्राप्त कर रही हूँ, प्रकाश को प्राप्त कर रही हूँ जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। कुल मिलाकर मृत्यु की बात कर रही है। ठीक है, मृत्यु की बात की गई है। करती हूँ मैं ये नहीं मरण, देखो मैं जा रही हूँ लेकिन ये मरण नहीं है, मेरा ये
मरना नहीं है। अपने पिता से कह रही है कि तुमने मुझसे कहा कि मैं जा रही हूँ, कह पिता मतलब पिता से कहा तुमने कि मैं जा रही हूँ, ये मेरा मरण नहीं है, बल्कि मैं उस आलोक का वर्ण कर रही हूँ। सरोज का ज्योति शरण तरण, जो सरोज हैं अब वो क्या हो गई हैं, मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, मतलब ज्योति की शरण में चली गई हैं। ज्योति कहने का मतलब यहाँ पर भावार्थ ये है कि मृत्यु की शरण में चली गई हैं और इन्होंने मृत्यु का जो है वर्ण कर लिया है। तो ये पहली पंक्ति का भाव था। यहाँ पर कुछ व्याकरण से संबंधित पॉइंट निकल के आ जाते हैं, जैसे अलंकार और अन्य चीजों की बात करें, रस वही करुण रस निकल के आएगा। मृत्यु तरण की बात करते हैं, चलिए आप फटाफट से थोड़ा सा आंसर करेंगे। मृत्यु तरण मतलब क्या है? मृत्यु रूपी नौका। अब देखो जहां पर उपमेय उपमान होता है लेकिन दोनों में अभेद रूप दिखाया जाए, मतलब कोई भेद ना हो, तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार प्राप्त हो रहा है। इनके काव्य के अंदर बहुत सारी जगह, मतलब हर पंक्ति में आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा, खासकर 6 का अनुप्रास। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो एक पंक्ति में एक अक्षर जो है 2 बार आता है तो आप कहते हैं कि 6 का अनुप्रास अलंकार है। स यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। जनक और जन्म 2 बार आया है। उसी तरह से आप कह सकते हैं तनय और तरुण 2 बार आया है। यहाँ पर जीवन रूपी सिंधु है, फिर से रूपक अलंकार है। बाकी यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। बिल्कुल रूपक और अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर प्रधानता है। तो ये भी प्रतीक के रूप में भी यहाँ पर देखिए, ज्योति शरण, ज्योति क्या है? जीवन रूपी मृत्यु की बात हो रही, तो जीवन रूपी मृत्यु एक प्रतीक के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं कि ज्योति जो है वो कहीं ना कहीं मृत्यु के संदर्भ में इन्होंने कहा है। मुझे लगता है ये पहला पैराग्राफ, थोड़ी सी देर होगी सुरभि जी की, कोई बात नहीं। इस पैराग्राफ को रिपीट करने के लिए मैंने ये बताया था कि 19वें वर्ष के प्रथम चरण पर, मतलब 19वें वर्ष पर कदम रखते ही तुमने इस जीवन रूपी नौका पर सवार होकर यौवन पर, यानी कि 19वें साल पर एक दृक्पात किया, दृष्टि डाली और तुमने अपने पिता से इस जन्म की विदा ले ली। हे मेरी गीता, तुमने इस भौतिक रूप नाम को यानी अपनी पहचान को त्याग कर अमर शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या है? जो सच है, सच का क्या है? मृत्यु है। उस मृत्यु का वर्ण कर लिया है। अपने सारे काम जो है वो पवित्र रूप से करके तुमने जीवन के दशाध्याय का मतलब होता है 18 अध्याय पूर्ण कर लिए और मृत्यु की नौका पर सवार होकर शीघ्रता से चरण तुमने रखे। ध्यान रखेंगे मृत्यु की नौका पर चरण कैसे रखे हैं? शीघ्रता से रखे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। रूपक और अनुप्रास अलंकार यहाँ से निकल के आ रहा है। चलिए दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योतिष तरणा के चरणों पर। जीवित कविते शत शर जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर। तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार। यह अक्षम अति तब सक्षम मैं, तारूंगी कर गह दुस्तरतम। यहाँ पर जो इन्होंने पंक्ति कही है, भाव वही है। अगर हम यहाँ पर एक संदर्भ प्रस्तुत करें तो किस संदर्भ में कहा है? मतलब वहां यहाँ पर भी सरोज के निधन का वर्णन है। सरोज के निधन का दुख आप कह सकते हैं, निधन पर दुख व्यक्त किया है। और कहीं ना कहीं अपने आप को तसल्ली दे रही हैं कि शायद मेरी पुत्री मुझसे पहले इसलिए चली गई क्योंकि वो स्वर्ग में मेरा इंतजार करना चाहती थी। जब स्वर्ग में हम पहुंचेंगे, मतलब मैं पहुंचूंगा, तो वहां पर रास्ते बड़े दुर्गम होंगे। ऐसी स्थिति में वो हर तरह से सक्षम है, युवा है, सक्षम है, तो मेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। कुछ ये यहाँ पर भाव है। कहते हैं कि अशब्द अधरों का सुना भास। अशब्द मतलब क्या होता है? मूक, जो बोला ही ना गया हो। अधर मतलब होठ। तो कहते हैं कि मैंने इस बिना बोले हुए, अधरों की भाष मतलब वाणी, बिना कुछ बोले ही तुम्हारे अधरों की, होठों की वाणी सुन ली, भाषा सुन ली, क्योंकि मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। प्रकाश का मतलब यहाँ पर शक्ति से है। मैं एक कवि हूं और कवि के पास वो शक्ति होती है कि बिना कहे ही भावनाएं, देखो कवि कवि क्यों होता है? क्योंकि वो भावनाएं ज्यादा समझता है। एक लेखक और कवि में बहुत ज्यादा अंतर होता है। लेखक
अलग विधा की रचना आप कह सकते हैं जब हम करते हैं तो उसमें भावनाओं का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता जितना कविता में होता है। तो अपने आप को जब कवि कह रहे हैं तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मूक अधरों का यानी मूक होठों का बिना बोला हुआ शब्द सुन लिया, वाणी सुन ली, क्योंकि मैं कवि हूं और मुझे ये शक्ति प्राप्त है। मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, अहरह का मतलब होता है प्रतिदिन, लगातार। अच्छा, ये शक्ति इनको कैसे प्राप्त हुई है बता रहे हैं कि मैंने पाया है प्रकाश, मैंने कुछ कुछ मुझे शक्ति मिली है, अहरह रह निर्भर, लगातार प्रतिदिन मैं निर्भर रहा हूं किस पर, ज्योतिष तरणा के चरणों पर। यहाँ पर ज्योतिष तरणा किसके संदर्भ में कहा गया है, ध्यान रखेंगे, सरस्वती के संदर्भ में कहा गया है कि मैंने सरस्वती माँ की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वंदना की है, उनके चरणों की सेवा की है, तब जाकर मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है। और सेवा कैसे की है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में शक्ति मिली है, लगातार निरंतर इन्होंने प्रतिदिन ये सेवा की है, उन्हीं पर निर्भर रहे थे, तब जाकर इनको ये शक्ति प्राप्त हुई है। जीवित कविते शत शर जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर। तुम मेरी जीवित कविता, जीवित कविता किसको कहा है इन्होंने, अपनी पुत्री को कहा है, सरोज को कहा है कि हे मेरी जीवित कविता। यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, शत मतलब सैकड़ों, सैकड़ों, शर मतलब बाढ़, और जर्जर मतलब बहुत ही बुरी अवस्था आप कह सकते हैं, जीर्ण के अर्थ में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने सैकड़ों, अच्छा यहाँ पर जब इन्होंने सैकड़ों बाणों की बात की है तो कुल मिलाकर ध्यान रखेंगे ये अपने अभाव को भी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अभाव, अभाव इनके पास क्या है आगे बताएंगे, इनके पास धन नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने सरस्वती के चरणों पर दिन भर रहकर कुछ प्रकाश पाया है, कुछ शक्ति पाई है। हे मेरी जीवित कविते यानी कि सरोज, अभावों के सैकड़ों तीरों से जर्जित हुए, अभावों के सैकड़ों तीरों से जर्जित हुए अपने पिता को छोड़कर पृथ्वी पर, मतलब अपने पिता को पृथ्वी पर छोड़कर तू गई स्वर्ग। क्या यह विचार, क्या तुम ये विचार करके स्वर्ग में चली गई कि जब पिता करेंगे मार्ग पार, जब मेरे पिता इस रास्ते पर आएंगे, कौन से रास्ते पर, स्वर्ग के रास्ते पर आएंगे, मार्ग पार करने की कोशिश करेंगे, तो यह अक्षम अति, मैं, तुमने ये सोचा होगा कि जब मेरे पिता आएंगे रास्ता पार करने की कोशिश करेंगे तो वो अक्षम होंगे। अक्षम का मतलब क्या है, जो काम करने में समर्थ ना हो। तो आप कह सकते हैं कि वे ये रास्ता पार करने में असमर्थ होंगे, लेकिन चूंकि मैं युवा हूं, मैं पूरी तरह से समर्थ हूं, तब मैं सक्षम तारूंगी कर गह दुस्तरतम, कर गह मतलब हाथ पकड़कर, क्योंकि मैं हर तरह से सक्षम हूं तो मैं हाथ पकड़कर उनको तारूंगी, मतलब पार उतारूंगी इस दुस्तरतम मतलब कठिन अंधकार से। जो स्वर्ग का रास्ता है वो कठिन अंधकार से भरा हुआ है। तो शायद तुमने ये सोचकर स्वर्ग जाने का फैसला किया कि जब मेरे पिता इस मार्ग पर आएंगे तब तो वो अक्षम होंगे, असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं पूरी तरह से समर्थ हूं, इसलिए मैं वहां उनसे पहले जाकर उनके हाथ पकड़कर उनको पार उतारने का प्रयास करूंगी, उस अंधेरे से निकालने का प्रयास करूंगी। तो बहुत अच्छी भावनाएं जो है यहाँ पर। हाँ, वाणी सुन ली भाषा समझ ली, बिल्कुल, वाणी सुन ली भाषा समझ ली भावना के बाद मोक भाषाएं भी होती है ना, जैसे चेहरे के भाव, एक्सप्रेशन, कोई बीमार है बोल नहीं रहा है, अब एक कवि को वहां पर खड़ा कर दो तो मुझे लगता है उसके चेहरे के जो थोड़े बहुत भाव आते होंगे, क्योंकि चेहरा बहुत कुछ बोलता है, आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। तो कवि को ना बस आंखें दिखा दो और चेहरे चेहरे दिखा दो, आराम से वो लोगों के भाव समझ जाते हैं। तो क्या सेकंड पैराग्राफ आपको समझ आया? चलिए, शैलजा जी भी जुड़ चुकी है, यदु सिंह जी बहुत बहुत स्वागत, वंदना राय जी भी आ चुकी हैं। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ, वैसे बहुत सारे पैराग्राफ हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पर भी क्लास शेड्यूल है मेरा ये। अब देखो यहाँ पर जो इन्होंने तीसरा जो है तीसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पर बात करेंगे। ये बेसिकली एक ही पैराग्राफ है यहाँ तक, ठीक है, मैंने शायद जो पीडीएफ है वो अलग हो गई थी, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ यहाँ तक आता है। तो पूरा इन्होंने अपने मन में सोच लिया कि किस लिए वो गई होगी। कहते हैं कि कहता तेरा प्रयाण सविनय कोई ना था अन्य भाव, मतलब तुम्हारे जाने का, ये सविनय का मतलब बहुत ही विनय के साथ ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि कोई न था अन्य भावोदय, भावों का उदय, भाव और उदय यहाँ पर मिलाया गया है। इसके अलावा कि तुम वहां जाकर पिता की मदद करोगी, इसके अलावा कोई भी
और प्रयास मतलब ऐसा कुछ कारण नजर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से तुम मुझसे पहले वहां चली गई। श्रावण नभ का स्तब्धांधकार, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, समय बताया है। बेसिकली इन लाइनों में आपको समय दिया गया है, थोड़ा ध्यान से करेंगे कब इनका निधन हुआ था। तो कहते हैं श्रावण नभ का स्तब्धांधकार। स्तब्ध अंधकार दो शब्द हैं, स्तब्ध और अंधकार। महीना क्या है? श्रावण। सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को यानी उजाले से भरी हुई रात्रि है। जो अंधकार है वो स्तब्ध है, मतलब रुकी हुई। शुक्ल पक्ष मतलब उजाला ही उजाला है आकाश में। और ऐसे समय में तुम मुझे छोड़कर चली गई, कर गई पार मतलब इस संसार से उस संसार को चली गई, स्वर्ग में चली गई या धरती को तुमने पार कर लिया। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट मिल जाता है। प्रश्न बन जाए कि इन पंक्तियों के अनुसार उनका निधन कब हुआ था? तो श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को इनका निधन हुआ था। ठीक है, चलिए ये दूसरी पंक्ति थी। तीसरी जो पंक्ति है इन्होंने लिखा है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरा हित न कर सका। मतलब अपनी विवशता दिखा रहे हैं। जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। सुचिते पहना कर चीना अंशुक, रख सका न तुझे अंतः दधिमुख। अतः है, अतः दधिमुख। छेड़ का न छीना कभी अन्न, छेड़ का ना छीना कभी अन्न। मैं लख न सका वे दृग विपन्न, अपने आंसुओं अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुख चित। तो इन्होंने जो इस पंक्ति में भाव जो है व्यक्त किए हैं, तीसरा पैराग्राफ है इस कविता का। इस कविता का ये जो है, एक मिनट, तीसरा पैराग्राफ, यहाँ पर इन्होंने अपने अभाव को दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप इसमें अगर संदर्भ पूछा जाए तो अभाव को दर्शाया है। कहीं ना कहीं एक पिता के मन में ये कसक रह गई कि शायद उसने अपनी पुत्री को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दी जो वो उसकी हकदार थी या जिसको देना चाहिए था एक पिता के रूप में। तो यहाँ पर आकर अपनी आर्थिक मजबूरियों को भी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, जो इनकी आर्थिक स्थिति थी किस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है इनके जीवन पर, इनकी पुत्री के जीवन पर, इसका इन्होंने उल्लेख किया है। तो कहते हैं कि धन्य है बेटी, धन्य में पिता निरर्थक था। निरर्थक मतलब बिना अर्थ का। यहाँ पर दो शब्द है, निहि और अर्थ। अर्थ मतलब वही धन। ठीक है, मैं धन्य था। कौन सी पुस्तक है ये तो सरोज स्मृति है। हम सरोज स्मृति पढ़ रहे हैं, ये अलग ही पुस्तक है। मतलब एक अपनी पुस्तक सरोज स्मृति तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, वैसे मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हे बेटी मैं तेरा निर्धन पिता, तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। धन्य कौन? पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हारा निरर्थक या निरर्थक मतलब बिना धन का, निर्धन कह सकते हैं आप, मैं तुम्हारा निर्धन पिता, तेरे हित मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। कितनी बड़ी विडंबना है। जाना तो अर्थागम उपाय, अर्थागम उपाय, देखिएगा अर्थ आगम और उपाय तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अर्थ मतलब धन, आगम मतलब लाने के लिए, मतलब किसी तरह से धन का अर्जन कर लिया जाए। जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सही धन कमाने के सभी अर्थकामोपाय मतलब धन कमाने के सभी साधन में जानता था। धन कमाने के सभी साधन मतलब कैसे धन कमाए जाते हैं वो सब मैं जानता था। आप जानते हैं लोग तरीके से धन कमा लेते हैं। आगे इसका भी उल्लेख करेंगे कि कैसे अपनी कविता के जरिए धन कमाने का प्रयास किया। तो जाना मतलब जानता था। अर्थागमोपाय, अर्थ कमाने के सभी उपाय, अर्थ आगम उपाय तीन शब्द हैं। अर्थ मतलब धन, आगम मतलब लाना या कमाना, उपाय मतलब युक्तियां आप कह सकते हैं। तो धन कमाने की सभी युक्तियां जानता था, पर रहा सदा संकुचित काय, लेकिन हमेशा मैं संकुचित रहा। मतलब संकुचित कहने का मतलब कि खुलकर मैं कार्य नहीं कर पाया, संकोच करता रहा। ठीक है, हमेशा मैं
संकोच करता रहा, क्योंकि बहुत ही संकोची प्रवृत्ति अपनी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। चाहते तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन अपनी इस संकुचित प्रवृत्ति के कारण ये नहीं कर पाए। लखकर, लखकर मतलब देखकर, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर। अनर्थ आर्थिक पथ मतलब क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने कहा है अनर्थ को आप ले सकते हैं कि जब आपके पास धन ना हो, और आर्थिक पथ मतलब धन कमाने का बिना गलत रास्ते पर चलकर, आप कह सकते हैं किसी ऐसे रास्ते पर चलकर धन कमाने का हारता रहा मैं स्वार्थ समर, क्योंकि मेरे अंदर ये इच्छा नहीं थी कि मैं अनर्थ यानी गलत तरीके से धन कमाऊं, इसलिए हारता रहा मैं स्वार्थ समर। ये स्वार्थ रूपी समर, युद्ध, स्वार्थ रूपी युद्ध मैं हमेशा ही क्या करता रहा, हारता रहा, क्योंकि मैंने देखा लोग अनर्थ या अलग अलग तरीके से, मतलब गलत तरीके से भी धन अर्जित कर लेते थे, और मैं केवल देखता रहता था। इसीलिए मैं हमेशा इस स्वार्थ रूपी युद्ध में पीछे रह गया, हमेशा हारता रहा। सुचिते पहना कर चिनांशुक, चिनांशुक यहाँ पर इन्होंने शब्द प्रयोग किया है। सुचिते मतलब क्या, बेटी के लिए प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है। दुर्बल शरीर वाला रेशमी वस्त्र यहाँ पर कहते हैं सुचिता। हे पुत्री, पहनाकर मतलब चीन अंशुक, चीन अंशुक दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको आप कहेंगे रेशमी वस्त्र। सुचिते पहनाकर चीनांशुक, हे पुत्री तुम्हें रेशमी वस्त्र पहनाकर रख सका ना तुझे अतः दधिमुखी, तुम्हें मैं रख नहीं सका, मतलब मैंने तुम्हें कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहनाए। रेशमी वस्त्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहनाए, रेशमी वस्त्र नहीं पहनाए, और कभी तुम्हारे दधि मुख का मतलब क्या होता है, यहाँ दही में डूबा हुआ मुख आप कह सकते हैं, दधि मुख। तो यहाँ पर भाव क्या निकल के आ रहा है कि प्रसन्नता, है ना, कभी तुम्हारे मुख पर मैं प्रसन्नता नहीं ला पाया। छीण का ना छीना कभी अन्न, आगे इन्होंने कहा है छीण मतलब क्या, इन्होंने लिखा है गरीब, मैंने गरीबों का कभी अन्न नहीं छीना। छीण मतलब क्या होता है, जो पहले से ही गरीब है, मैंने कभी गरीबों का अन्न नहीं छीना। मैं लख न सका वे दृग विपन, मैं लख मतलब जब कहते हैं मतलब मैं देख नहीं सका, क्या नहीं देख सका, टपकते हुए आंसुओं को, दृग मतलब देखना, आंखों से देखना, उन विपन्नता को या टपकते हुए आंसुओं को मैं अपनी आंखों से देख नहीं सका। देखे हैं अपने ही मुखचित, मैंने केवल अपने स्वरूप को देखा है, अपने आप को देखा है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है यहाँ पर, सबसे गरीब है, सब विपन्न है, तो ये खुद ही है। तो इन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि अपने आप को संपन्न बनाने के लिए वो दूसरों को दुख दे, दूसरों का अन्न छीने, दूसरों का हक छीने, और सब कुछ प्रतिबिंबित मतलब क्या है कि अपने आप में ही, अपने आंसुओं अतः बिंबित, अपने आंसुओं में ही वो सब कुछ इनको दिखाई दे रहा है। देखे हैं अपने ही मुख चित, अपनी ही मुख और भावनाएं, है ना, चित्त मतलब क्या है, भावनाएं जो है यहाँ पर इन्होंने व्यक्त की है। चलिए, जिस भाव के साथ सुनाया है, कोशिश तो यही थी अच्छे से मैं समझा पाऊं। मेन यहाँ पर है कि आप चिनांशु का मतलब याद रखेंगे, रेशमी वस्त्र से है, ठीक है। तो एक पिता जो करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अभाव के कारण वो कर नहीं पाया। देखो, जब हमारे पास कुछ होता है ना, मान लो कोई रिश्ते की हम बात करते हैं, जब हमारे पास कुछ चीजें होती हैं तो शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते, या हमें उस अभाव का, उसके साथ क्या अभाव जुड़ा हुआ है वो नहीं देख पाते, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि शायद हम इसके लिए और अच्छा कर सके। अब बाई चांस वो हमसे थोड़ा सा दूर हो जाए, तब वो सारी भावनाएं कि हमने उसके लिए ये कर दिया होता, वो कर दिया होता, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते, उसको ऐसे रखते, वैसे रखते, तो वो सारी चीजें एक अभाव के रूप में हमारे सामने निकल के आती हैं। और वही भावनाएं यहाँ पर निराला जी की हैं, जो अपनी पुत्री के विषय में सोच रहे हैं, और चूंकि इतने ज्यादा गरीब थे लेकिन फिर भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गरीब होने के बावजूद इन्होंने हमेशा मतलब अच्छे तरीके से जीने का प्रयास किया, गलत तरीके से धन अर्जित करने का कभी प्रयास नहीं किया। चलो आगे बढ़ेंगे, ये थर्ड हमारा पैराग्राफ था, फोर्थ पे आएंगे। कहते हैं सोचा है नत हो बार बार, सोचा है नत हो बार बार, ये हिंदी का स्नेह उपहार, ये नहीं हार मेरी भास्वर, ये रत्न हार लोकोत्तरवर। अन्यथा जहां है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, है दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहां प्राप्ति को समाधान। तो आगे इन्होंने जो पंक्ति लिखी है, पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य पद्य में
समाभ्यस्त, यहाँ तक लाइनें आती हैं। ये थोड़ा सा जो पीडीएफ बनी हुई है गैप इसमें ज्यादा हो गया है। जो हमारा 4th पैराग्राफ है वो समाभ्यस्त तक आता है, ठीक है। यहाँ तक आपका 4th पैराग्राफ आ जाता है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या भावनाएं इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। ये हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं, आप जानते हैं, महाप्राण निराला। अच्छा, महाप्राण इनको क्यों कहा जाता है? एक तो रीजन मैंने बताया कि महाप्राण, इन्होंने वर्णों का प्रयोग किया, महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग किया। दूसरा, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी किसी ने, महाप्राण निराला। तो बताइएगा अगर आपने पढ़ी है। वैसे किसी न किसी टेस्ट में आपने इसको देखा होगा। महाप्राण निराला किसकी रचना है? सोचा है नत हो बार बार, मैंने इस चीज को बार बार सोचा है। नत कहने का मतलब है बहुत ही ध्यान पूर्वक, विनय पूर्वक मैंने इस चीज को सोचा है, विचार किया है। नत मतलब कह सकते हैं विनय पूर्वक या बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से मैंने बार बार सोचा है। ये हिंदी का स्नेह उपहार, दो शब्द हैं, ध्यान रखेंगे, स्नेह और उपहार, मतलब प्रेम रूपी या प्रेम से भरा हुआ उपहार। किसका? हिंदी का। जो हिंदी की सेवा, अगर आपसे भावार्थ पूछा जाए तो अपनी हिंदी के प्रति इनकी जो लगन थी, जो भावना थी, जो सेवा थी, उसको यहाँ पर उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया है। कहते हैं यह हिंदी का स्नेह उपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर। जो हिंदी का ये मुझे स्नेह उपहार, मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिला है, उपहार मिला है, ये मेरी हार नहीं है, मेरी हार नहीं है। यहाँ पर भास्वर शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। भास्वर आप जानते हैं उज्जवल के अर्थ में प्रयोग होता है। भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर, कहते हैं ये चमकता हुआ रत्नों की हार जैसा है। क्या? हिंदी का जो स्नेह मिला है। और लोकोत्तर वर, लोक उत्तर मतलब संसार से परे, आप कह सकते हैं इस अलौकिक जीत का इनको आभास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अलौकिक रत्न हार मिला है, जो वर मतलब यहाँ पर हार से है, ध्यान रखेंगे। हार मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो गले में पहनते हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में इन्होंने कहा है कि हिंदी का जो स्नेह है ये मेरी हार नहीं है। हार यहाँ पर देखो दो शब्द आए हैं, ठीक है। यहाँ पर रत्नहार है और यहाँ पर हार है। हार का मतलब यहाँ से पराजय से है, ये मेरी पराजय नहीं है, बल्कि भास्वर ये बिल्कुल उजला, इस संसार से परे, इस संसार से परे एक रत्नों का हार है जो प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हार क्या है? माला के अर्थ में प्रयोग किया है इन्होंने। तो एक शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग हुआ है। हाँ, गंगा प्रसाद पांडे, बिल्कुल, बहुत अच्छे। गंगा प्रसाद शास्त्री नहीं है गीतिका जी, गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है महाप्राण निराला। तो ये अच्छा सवाल है, इसको आप याद रखें, कहीं प्रश्न बन जाए, और बनना स्वाभाविक है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर दो शब्द एक से ज्यादा बार आए, अर्थ अलग है। अलंकार आप बताएंगे कौन सा अलंकार है? हाँ, निराला रामकुमार वर्मा ने भी लिखा है। अन्यथा जहां है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा जहां पर भावनाएं बहुत ही शुद्ध हैं, साहित्य कला, कहां पर? हिंदी की बात कर रहे हैं। साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, साहित्य कला कौशल यानी कि जो भी लोगों के अंदर गुण है, कुशलता है। प्रबुद्ध मतलब हर तरह से बुद्धिमत्ता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, केवल भावनाओं की शुद्धता है, साहित्य कला में निपुणता है, कौशल है, प्रभुता है दिए हुए मेरे प्रमाण, मैंने इनमें अपने प्रमाण जो है दिए हैं, क्योंकि साहित्य की सेवा इन्होंने की है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमाण कौन है? रचनाएं इनकी जो हैं वो मैंने इस बात का प्रमाण दिया है कि मेरी हार नहीं हुई है, पराजय नहीं हुई है, बल्कि हिंदी ने मुझे उज्ज्वलित रत्न दिया है, मालाएं दी हैं। कुछ वहां प्राप्ति को समाधान, कहते हैं कि एक देखा जाए कुछ वहां प्राप्ति को समाधान, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि साहित्यिक कृतियों की बात की है। समाधान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों की बात की है, ध्यान रखेंगे। इनकी जो भी साहित्यिक कृतियां रही हैं, कुछ वहां प्राप्ति को समाधान, मेरे साहित्य को, आगे देखेंगे, पार्श्व में अन्न रख कुशल हस्त, मेरी साहित्यिक कृतियों को, पार्श्व मतलब पास में, पार्श्व मतलब क्या है? पास में, अन्य दूसरों के, रख मतलब मेरी जो साहित्यिक कृतियां हैं उनको दूसरों के साथ में या दूसरों की रचनाओं के पास में रख कर देखा जाए तो कुशल हस्त, मैं पूरी तरह से कुशल हूं। कुशल हस्त का मतलब होता है हाथों, हस्त मतलब हाथ होता है, हाथों से पूरी तरह से निपुण। यहाँ कहने का मतलब है अपनी कला में
लेखन की जो कला है उसमें मैं सबसे ज्यादा कुशल हूं। गद्य में पद्य में समाभ्यस्त, गद्य और पद्य सम अभ्यस्त, सम अभ्यस्त दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब समान रूप से। मैं गद्य और पद्य में दोनों में समान रूप से क्या हूं, कुशल हूं। और इसका प्रमाण क्या है, आप दूसरों के साथ, दूसरों के पास में मेरी रचनाओं को रखकर देखिए। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को कंपेयर करने के लिए कहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उस समय इनकी रचनाओं की बहुत ज्यादा आलोचना होती थी। तो आलोचना होती थी, अब क्या ही कह सकते हो, आलोचक है कुछ भी कहेंगे, लेकिन वो जो कवि के मन में एक टीस है, एक भावना है कि सबने मुझे एक तरह से इग्नोर कर दिया या साहित्य से बाहर निकालने का पूरा प्रयास, पूरा प्रबंध कर रखा है, लेकिन फिर भी वो कवि इतना ज्यादा निडर है कि चुनौती देता है। जिसको भी लगता है कि मेरी जो कला है उसमें संदेह है, या किसी को लगता है कि मैं अपनी कला में निपुण नहीं हूं, तो मेरी रचनाओं को दूसरों के पास रखकर देखो। मैं जितना गद्य में हूं उतना ही पद्य में हूं, मतलब समान रूप से। समाभ्यस्त मतलब मैंने समान रूप से दोनों में अभ्यास किया है। अभ्यस्त मतलब क्या होता है, अभ्यास करना, मतलब दोनों में ही मैं निपुण हूं। चलिए, ये हमारा 4th पैराग्राफ था। अगला जो पैराग्राफ है आपका यहाँ से शुरू होता है, देखें वे हंसते हुए प्रवर। यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज करते हुए नजर आ जाते हैं। देखें वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर, एक साथ जब शतघात घूण, आते थे मुझ पर तुले तूण। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरशेप वह रण कौशल, व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल। चित्कार उत्कल दो शब्द है, ध्यान रखेंगे। क्रुद्ध युद्ध का रुद्र कंठ फल, और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। लेकर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला, और वांछित उस किस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह कूची भर। कूची का मतलब क्या होता है? कूची का मतलब होता है जिससे कलर करते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रश है ना, ब्रश। वैसे अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी में उसको कूची बोलते हैं, जिससे रंग भरते हैं। रंग कौन भरेगा? सरस्वती भरेगी। ठीक है, सत्यता को लिखा है, जो जिया है वही लिखा है, बिल्कुल, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। केवल पुत्री का शोक नहीं है ये, इनके संपूर्ण जीवन का अभाव इसके अंदर आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ। प्रवर का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। हमारा 4th पैराग्राफ जो है यहाँ से शुरू होता है, देखें वे हंसते हुए प्रवर, जो श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वे हंसते हुए देखें। जो रहे देखते सदा समर, युद्ध। समर मतलब क्या है? युद्ध। वे अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले, जो हमेशा युद्ध देखने में निपुण है, मतलब हमेशा दूसरों के बीच में द्वंद्व कराने का प्रयास करते हैं और मजे ले लेकर देखते हैं, वो इस चीज को देखें। एक साथ जब शतघातपूर्ण, शत मतलब सैकड़ों, यहाँ पर भी इन्होंने इसी चीज का वर्णन किया है। एक साथ जब शतघात गुण, एक साथ जब सैकड़ों तीर चलाए जाते थे, आते थे मुझ पर तुले तूण, बहुत ही तीव्रता के साथ मुझ पर आकर लगते थे। यहाँ पर वही बात इन्होंने कही है कि जब तीर किसके हैं, ध्यान रखेंगे, अभावों के तीर की बात कर रहे हैं, कि जब एक साथ अभावों के इतने सारे तीर मुझ पर आकर लगते थे, शीघ्रता से आकर लगते थे। आप जान, तो तीर अगर छोड़ा जाएगा तो ऐसा धीरे धीरे चल के नहीं लगा, बहुत तेज से। तो एक तरह से प्रतीक के रूप में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जब अभाव के तीर चलते थे तो बहुत ही तीव्रता के साथ मुझ पर आकर लगते थे। देखता रहा मैं खड़ा अपल, अपलक, अपल शब्द क्या है? अपलक मतलब यहाँ पर कहा गया है कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। कह रहे हैं कि मैं देखता रहा, मैं उन अभावों को, अभाव रूपी बाणों को बिना पलक झपकाए देखता रहता था। वो शरशेप वो रण कौशल, वो बाणों का लगना, शर मतलब क्या? तीरों का लगना, और उस रण में कुशलता के साथ मैं खड़ा रहता था जब बाण मेरे सामने आकर लगते थे। व्यक्त हो चुका चिरोत्कार, चित, देखो चित्कार शब्द दो यहाँ पर शब्दों से बना हुआ है।
एक तो चित्कार और उत्कल, मतलब कि कह सकते हो शोर शराबा, या यहाँ पर एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, युद्ध का मैदान जब होता है तो एक तरह से आप कह सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा शोरगुल हो जाता है। तो कहते हैं वो शरछेप वो रण कौशल व्यक्त हो चुका चिरोत्कल, वो बाणों का लगना, वो युद्ध का मैदान, वो रण कुशलता, सब कुछ क्या हो चुकी है, इस चित्कार में समाप्त हो चुकी है। मतलब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर चुप हो चुके हैं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल, कहते हैं कि इस युद्ध का, क्रुद्ध मतलब क्या है, ये जो युद्ध है, क्रोध रूपी युद्ध है, इसका रुधा हुआ कंठ जो है, रुधा कंठ कहने का मतलब है कि रोता हुआ कंठ, यहाँ पर इन्होंने अर्थ प्रयोग किया है। तो जिन्होंने प्रयास किए थे इनको हराने का, क्रोध में, क्रोध रूपी युद्ध के समाप्त होने पर उनका जो कंठ है वो रुद्ध हो चुका है, बंद हो चुका है, अब वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। और भी फलित होगी वो छवि, जागे जीवन जीवन का रवि, कहते हैं कि जब आप किसी पर कुछ देखते हैं कि आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो मुश्किलें आपको निखार कर जाती हैं। तो कह रहे हैं जब इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं तो और भी फलित होगी वो छवि, ये जो मुसीबतें हैं इनको और भी ज्यादा निखारेंगी, मुसीबतें इनको और भी ज्यादा निखारेंगी। जागे जीवन जीवन का रवि, इससे क्या होगा, जीवन का सूर्य जो है वो उदय होगा, जीवन का सवेरा जागेगा, सूर्य उदय होगा। यहाँ पर कह रहे हैं मुसीबतों से मैं एक नया जीवन पाऊंगा, या हमारा जीवन जो है वो फिर से जागृत हो जाएगा। लेकर कर कल तूलिका कला, कर मतलब हाथ में, लेकर, तूलिका मतलब क्या होती है, कुची आप कह सकते हैं, ब्रश है ना। कला, कला क्या है, जो आप काम कर रहे हैं, लेखन का काम कर रहे हैं, या कला के अर्थ में आप यहाँ पर भारती के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, मतलब सरस्वती के अर्थ में प्रयोग किया गया है। लेकर कर कल कूचिका कला, देखो क्या रंग भरती बिमला, मतलब ये कूची उठाकर जो सरस्वती है देखते हैं कि इसमें क्या रंग भरती हैं। वांछित उस किस लांछित छवि पर फेरती स्नेह कूची भर, वांछित का मतलब यहाँ पर इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है, वांछित का मतलब होता है कि इच्छित, जो आप चाहते हैं। लांछित मतलब हर तरह से जो लोगों के द्वारा उपेक्षित है, लांछन लगाना आपने शब्द सुना होगा, जो उपेक्षित है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस उपेक्षित पर अपनी इच्छा से स्नेह की कूची भरकर वो किस तरह से फेरती हैं। कहने का मतलब ये है जब लेखन कार्य करेंगे तो अभी तक तो इन्होंने दोनों रूपों में समान रूप से सेवा की है, आगे देखते हैं कि सरस्वती अपनी कूची से इनके जीवन में क्या नया रंग भरने का प्रयास करती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ इन्होंने हिंदी के विषय में, अपनी सेवाओं के विषय में बात तो की है, साथ में अभावों को बताने से भी पीछे नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना फिर से वही बात आ गई है कि भाई मैं जो है लालन पालन करने में सक्षम नहीं था, तो अपनी विषम आर्थिक दशा और अपनी पुत्री के लालन पालन ना करने की व्यथा का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं टाइम क्या हुआ। चलिए लिखते हैं, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से झुका माथ, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजिर, आंसुओं सजल दृष्टि की छलक पूरी न हुई जो रही कलक, पूरी न हुई जो रही कलक इन्होंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उसांस में भर, समझता हुआ मैं रहा देख हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। पूरी ये आपकी जो है आपका 5th पैराग्राफ, और इसमें इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, एक तो आप कह सकते हैं आर्थिक, एक तो इन्होंने यहाँ पर आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है, आर्थिक स्थिति का वर्णन, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक
अभाव, पुत्री का सही लालन पालन न करने का जो एक शोक है, सही लालन पालन न करने का दुख आप कह सकते हैं, विडंबना कह सकते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर व्यक्त। सबके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, वंदना जी कह रही है। देखो मुझे लगता है मैं एक बार चेक करूंगी, क्योंकि सेटिंग करना शायद भूल जाते हैं। जब क्लास शेड्यूल होती है तो उसमें एक सेटिंग होती है कि सबके चैट ऑन करने हैं, शायद वो सेटिंग रह जाती है। तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास शेड्यूल हो तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। कहते हैं अस्तु, अस्तु मतलब क्या होता है, इसलिए, अतएव, उपार्जन को अक्षम, मैं धन अर्जित, उपार्जन मतलब कमाना या अर्जित करना, अक्षम मतलब समर्थ नहीं था, कर नहीं सका पोषण उत्तम, इसलिए मैं धन अर्जित करने में सक्षम नहीं था, समर्थ नहीं था, इसलिए कर नहीं सका पोषण उत्तम, तुम्हारा सही तरीके से, उत्तम तरीके से पालन पोषण नहीं कर सका। कुछ दिन को जब तू रही साथ, कुछ दिन जब तुम मेरे साथ रही, अपने गौरव से झुका मात। गौरव मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या करने का प्रयास किया है, अपने गौरव मतलब गर्व से मैंने माथा झुका दिया। अच्छा, गर्व से माथा झुकाने का मतलब क्या है, कि पुत्री से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं और इस चीज का इनको ध्यान है कि जब पुत्री, आप जानते हैं आगे आप देखेंगे जो इनकी पुत्री हैं वो इनकी मम्मी के निधन के बाद, मतलब माता जी के निधन के बाद अपने नाना के यहाँ रहती थी, ठीक है। लेकिन कुछ दिन ये घर में रही तो कहते हैं कि मैंने गौरव से अपने सर झुका दिए, ठीक है, मेरा माथा गौरव से झुका रहा, मतलब गर्व रहा। आप पुत्री होने का इनको गर्व जो है वो महसूस हो रहा है, पुत्री होना अपने आप में गर्व की बात है। पुत्री भी पिता गे में स्थिर, पुत्री जो है वो पिता के घर में रही, स्थिर, गेह मतलब घर होता है, पिता के घर में स्थिर मतलब कुछ समय तक रही। आगे क्या कहते हैं कि छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर, जब घर छोड़ने की बारी आई तो पहली बार ये जीर्ण अजीर्ण मतलब यहाँ पर क्या है कि टूटा हुआ, टूटा फूटा आंगन आप कह सकते हैं। जब मैं प्रथम बार इस टूटा फूटा आंगन देखकर, टूटा फूटा आंगन छोड़कर बाहर निकला तो आंसुओं सजल दृष्टि की झलक, जो सजल मतलब जल के साथ या जल सहित आप कह सकते हैं, आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गई और दृष्टि जो है, दृष्टि कहने का मतलब जब भी कुछ देख रहे हैं तो आंखों से आंसू छलक जा रहे हैं। आप जानते हैं कई बार आंखों में आंसू होते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, पलकें झपकाते हैं तो आंसू टप से गिर जाते हैं। तो कुछ उस तरह का भाव यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आंसुओं से दृष्टि की छलक, आंखों में आंसू है और देखते ही वो छलक जाती है। क्या देख रहे हैं, ये टूटा फूटा आंगन देख रहे हैं, पूरी न हुई जो रही कलक। कलक मतलब यहाँ पर कहते हैं ना हमारे मन में ना बड़ी कलक रह गई। कलक मतलब क्या होता है, आपकी कोई बहुत मतलब कुछ इच्छा होती है, कुछ ऐसी इच्छा जिसको आप पूरी कर लेना चाहते हैं, तीव्र इच्छा जिसको आप लोग कहते हैं। तो यहाँ पर कलक का मतलब क्या है, तीव्र इच्छा। मेरी जो तीव्र इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी, प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु सांस में भर। जो बात मन में थी, प्राण मतलब क्या, प्राणों की प्राणों में दबकर मतलब मन की बात मन में ही रह गई, कहती लघु लघु सांस में भर। छोटी छोटी जो बातें, लघु लघु का मतलब क्या है, छोटी छोटी सांसें लेकर, छोटी छोटी सांसें लेकर जब कुछ कहता है, बच्चा है, बच्चा जब बोलेगा तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे शब्द बोलेगा। तो कहते हैं कि प्राणों ही प्राणों में दबकर, मन की बात मन में ही दबकर रह गई, कहती लघु लघु सांस में भर। जब तुम छोटी छोटी बातें, किसकी बात कर रहे हैं, अपनी बेटी की, छोटी छोटी बातें बोलती थी, छोटी छोटी सांस लेकर बोलती थी। समझता हुआ मैं रहा देख, मैं उसको समझने का प्रयास करता रहा और तुम्हें देखता रहा। हटती भी पथ पर दृष्टि टेक, जो दृष्टि है, नजर है, वो भी क्या करती है, देख रही है। कहते हैं
कि समझता हुआ रहा देख हटते भी पथ पर दृष्टि टेक। तुम्हारी दृष्टि जो लगी हुई, देखो आप किसी से कुछ कहोगे तो कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करने का या पूरा करने का एक आपको मन में रहता है कि पूरी हो जाएगी। तो पुत्री के संदर्भ में कह रहे हैं कि मैं समझने की कोशिश करता था कि तुम छोटे छोटे शब्दों में छोटी छोटी सांस भर भर के क्या बोलने का प्रयास कर रही हो, और मेरी दृष्टि जो है उससे हटती नहीं थी। ठीक है, मतलब समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं ये। आगे इन्होंने लिखा है, हमारा 6 पैराग्राफ है। तो 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नव जीवन, वो चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। तब किए वहीं कौतुक विनोद, उस घर निशिवासर भरी मोद, खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दृग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार, करने को लेकर साथ चला, तू गह कर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हंसोच्छल, लखती प्रसार वह उर्मि धवल। यहाँ पर इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि माँ के निधन की बात की है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने माँ के निधन की जो है बात की है। या साथ में इन्होंने माँ के निधन के साथ ही शैशवावस्था का भी वर्णन किया है। सरोज के शैशवावस्था का वर्णन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो 1.25 साल की है। सवा साल की जब कोमल, मतलब बहुत ही छोटी सी कोमल सी बच्ची हो, 1.25 साल की मतलब बात कर रहे हैं। 1.25 साल की जब तुम छोटी बच्ची थी, पहचान रही ज्ञान में चपल। चपल का मतलब यहाँ पर चपला चंचला से लेते, बिजली जो होती है बड़ी चंचल होती है, तो ऐसे बच्चों का स्वभाव भी बहुत ही चंचल होता है। ठीक है, तो उसी की तरह इन्होंने कहा है कि बिजली जैसे चंचल स्वभाव वाली तुम, सबको ज्ञान मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 1.5 साल के जब हो जाते हैं, तो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ पर इनकी अवस्था है 1.25 साल की, और हर चीज जानने का प्रयास कर रही है। इनकी जो चित्त वृत्ति है, आप कह सकते हैं मन बहुत ही चंचल है। चपल मतलब चंचल, चपला से रिलेट करेंगे बिजली की तरह, बिजली बड़ी चंचल होती है। तो कहते हैं तुम्हारा मन बड़ा चंचल था और तुम ज्ञान लेने की कोशिश कर रही थी, हर जगह से चीजों को सीखने की कोशिश कर रही थी। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, माँ का मुख, माँ का जो मुंह है वो बार बार, क्षण क्षण मतलब रह रहकर, थोड़ी थोड़ी देर पर चूम लेती थी। अभी इनकी माँ शायद जीवित हैं, तो उस घटना का इन्होंने वर्णन किया है कि माँ का जो मुख है बार बार चूम लेती थी, भरती जीवन में नव जीवन, और हमारे जीवन में एक नया जीवन दे देती थी। मतलब छोटे बच्चे तो वैसी हरकतें करते हैं, बच्चों का जो लाड प्यार होता है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रफुल्लित करने वाला होता है। तो उसी घटना का इन्होंने यहाँ वर्णन किया है कि जब तुम्हारा मुख माँ बार बार चूमती थी, तो हमारे जीवन में एक नया ही जीवन मिल जाता था, नया संचार हो जाता था। वो चरित्र पूर्ण कर गई चली। चरित्र मतलब अपना चरित्र। अब यहाँ पर देखो, उनकी माँ का निधन, सवाल बन गया ना, कितने साल पे निधन हुआ? 1.25 साल पे निधन हुआ, ध्यान रखेंगे। वो चरित्र पूर्ण कर गई चली, उन्होंने अपना चरित्र पूरा कर लिया, मतलब जो उनका कैरेक्टर था, जहां तक के लिए लिखा हुआ था उन्होंने पूरा कर लिया, और पूरा करके चली गई। और तू नानी की गोद जा पली, माँ के निधन के बाद तुम अपनी नानी के घर जाकर रहने लगी। मतलब अब पालन पोषण कौन कर रहा है? नानी कर रही है, ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न के बिंदु हैं। कितनी अवस्था में माँ का निधन हुआ? 1.25 साल की अवस्था में। और निधन के बाद पालन पोषण किसने किया? नानी ने किया। तब किए वहीं कौतुक विनोद, तुमने सारे खेल वहीं पर जाकर किए, मतलब कहाँ पे? ननिहाल में, नानी के यहाँ। सारे बचपन के जो भोले, कौतुक विनोद मतलब क्या होता है? बचपन के जो भोले भाले खेल होते हैं वो सब तुमने वहीं, मतलब नानी के यहाँ जाकर किए। कौतुक विनोद मतलब कह सकते हैं बचपन के खेल, जो बचपन के खेल थे वो सब तुमने वहीं जाकर खेले। उस घर निशिवासर भरे मोद। मोद का मतलब क्या होता है? वैसे तो मोदक से रिलेट करते हैं लड्डू, लेकिन यहाँ खुशहाली की बात हो रही है। ठीक है, खुशहाली की हम बात कर रहे हैं। तो
लगातार, निसी वासर रात दिन, वासर मतलब दिन, निसी मतलब रात, तो कहते हैं उस घर में हमेशा रात दिन जो है वो, उस घर में रात दिन प्रसन्नता छाई हुई है। किस घर की बात हो रही है? नानी के घर की बात हो रही है। उस घर में रात दिन, मोद मतलब प्रसन्नता छाई हुई है। खाई भाई की मार विकल, अच्छा मामा का बच्चा भी है, मामा का बेटा भी है, भाई लगेगा, तो कहते हैं तुमने अपने भाई से मार भी खाई और मार खाने के बाद बहुत ज्यादा व्याकुल, व्याकुल होना का मतलब रोना, विकल हो गई थी, तुमने बहुत रोया था। रोई उत्पल दल दृग छल छल, इतना रोई कि उत्पल दल, उत्पल कहते हैं कमल को, तो कमल रूपी जो तुम्हारे नेत्र हैं, उत्पल दल दृग, कमल रूपी नेत्रों से छल छल आंसुओं की धारा बहने लगी। इतना ज्यादा तुम विकल होकर रोई, व्याकुल होकर रोई। क्यों रोई? क्योंकि भाई ने तुम्हें मारा था। चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार, उसने फिर देखा कि जब तुम रोने लगी तो प्यार से, चुमकारना मतलब प्यार से दुलार करना, दुलार करते हुए तुम्हारी तरफ निहार मतलब देखा, चुमकार कर प्यार से तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हारे सिर को सहलाया। फिर गंगा तट सहकर विहार, गंगा के तट पर, विहार मतलब भ्रमण करना, तुम्हें भ्रमण ऐसा लगा जैसे गंगा के तट पर भ्रमण करवाने के लिए ले गया हो, करने को लेकर चला साथ, मतलब गंगा के तट पर भ्रमण करने के लिए तुम्हें साथ लेकर वो चलने लगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब बच्चों को मार देते हैं, दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा बच्चा है, ज्यादा समझदार है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो बहुत प्रयास करता है कि किस तरह इसको मना लिया जाए। तो वही यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि पहले तो भाई ने मारा, उसके बाद प्यार से सर पर चुमकार रहा है, निहार रहा है, और अपने साथ घूमने के लिए, विहार करने के लिए गंगा के तट पर लेकर जा रहा है। तो गहकर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हंसोच्छल, देखो, तू गहकर, हाथ पकड़कर, कर मतलब हाथ होता है, ठीक है, हाथ पकड़, हाथ चपला मतलब बिजली की तरह तुमने उसका हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया। आंसुओं धुला मुख हासोच्छल, हास और उच्छल, हास और उच्छल से मिलकर बना हुआ है। अब आंसुओं से भरा हुआ मुख तो आंसुओं से भरा हुआ है, लेकिन घूमने की बात पर तुम हंसने लगी। आंसुओं से भरा हुआ, आंसुओं से धुला हुआ मुख अचानक से हंसने लगा। लखती प्रसार वह उर्मी धवल, उर्मी धवल का मतलब यहाँ पर धवल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सफेद, उजला। उर्मी धवल मतलब सफेद लहर आप कह सकते हैं। लखती प्रसार वह उर्मी, लखती मतलब दिखती या देखना, है ना। ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता था जैसे तुम्हारे चेहरे पर सफेद, या एक कह सकते हैं कि खुशी की श्वेत निर्मल लहर दौड़ पड़ी जब तुमने जाने की बात सुनी। जो आंसुओं से भरा हुआ मुख है उस पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। ये आपने 6 पैराग्राफ देख लिए हैं टोटल, और मुझे लगता है आज ये सारा हो नहीं पाएगा। हाँ, ये बीच देखो, ये केवीएस में रहेगा रेणु शर्मा जी, जहां पर केवीएस में रहेगा ना उसको मैं अलग से क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि जो केवीएस में इन्होंने शामिल किया है वो जो आपके आरोह में है, आरोह में कहां से है, आया विवाह आमूल चूल, मतलब विवाह जब आता है वहां की बात इन्होंने की है, ठीक है, जब विवाह आता है उनके लिए तब की बात इन्होंने की है, और वहीं से आपके आरोह में लगा हुआ है। तो वैसे तो आप देखिए सारा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जो ये वाला टॉपिक होगा विवाह की बात जहां से होगी, आई थिंक ये 18 नंबर का हमारा दोहा है, जो कविता है, अगर मैं याद कर पा रही हूँ सही से, तो यहाँ से आपके आरोह का पार्ट होगा, और इसको हम लोग थोड़ा सा केवीएस वाले बच्चे और ज्यादा ध्यान से देखेंगे, बाकी सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। तो उसको जब मैं करवाऊंगी वहां से, तो अलग से जो केवीएस का बैच बनेगा मंडे से शायद बन जाए, तो उसमें आप ज्वाइन जो है करेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है जब से मैंने बोर्ड लिया है तब से आज आप पहली बार क्लास अटेंड कर रही हैं, क्योंकि इस बोर्ड को आए हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बधाई दी इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। मैंने सोचा था कि इसको पूरा करवा दूंगी, बट बोलते बोलते थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे होने लगी, और दूसरा अभी यूट्यूब पर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए समय चाहिए, तो इस क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। और जो बचे हुए आपके दोहे, माफ कीजिएगा, कविता है, बची हुई कविता है, उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसका एक और पार्ट में बनवा दूंगी, ठीक है। वैसे तो क्लासेस सारी शेड्यूल कर दी है।
देखो, अगर आप नहीं भी हैं, अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है, तो जो हमारी कविताएँ हैं, साहित्यिक कविताएँ, इसको मैं जब पढ़ रही हूँ, वैसे तो मैंने एक आध बार पढ़ा है इस कविता को, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं आया जो मुझे आज आ रहा है मीनिंग समझते हुए। तो यहाँ तो आप अर्थ समझ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी ये कविता मैं आपको ऑडियो फॉर्म में सुनाऊँ, मतलब भेज दूँ रिकॉर्ड करके और आप इसको सुन लें, अच्छा लगेगा आपको। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। प्रैक्टिस के लिए आइएगा, 8:30 पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। थोड़ा-सा मैं भी पानी-वानी पी लूँ जब तक। रेणु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी थी, सुरभि जी, वंदना जी और गीतिका जी, यादू सिंह जी, इसके अलावा हेमा नेगी जी, ज्योति विपुल जी, शैलजा जी भी हमारे साथ, और राजेश कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, त्रिलोकचंद जी भी थे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। यूपी की डेट आ नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है कि डेट नहीं आ रही तो आप छोड़ दें सब कुछ। छोड़ने से बेहतर है कि आप रिवीजन में रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? कक्षाओं को स्किप ना करें। जो क्लासेस आप देख चुके हैं, बहुत पहले देख चुके हैं, उनको आप रिवीजन में लें। ऑडियो फॉर्म में लगाकर सुन सकते हैं, अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक है, तो अब ये टाइम है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का, जब आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, प्रैक्टिस में आप लगे हुए हैं, तो अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, आप खुद से उसकी स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, और उसके अंदर देखिए बुक में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ रह गया हो, वैसे तो रहना मुझे लगता है मुश्किल ही है, बट फिर भी खुद से आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी। चीज़ों को एक्सप्लेन करने का जो एक तरीका होता है, वो आप समझ पाएँगे। तो आप कोशिश करें जब भी आपको समय मिले। अच्छा, भारती बिष्ट जी हमारे साथ हैं, मीना कान्याल जी भी हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, रिवीजन करना है, जो स्टैंडर्ड बुक है, अगर आप सिर्फ यूपी के एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, तो उसको आप रिवाइज करते रहें। ठीक है? हृदय पिघल जाता है इन लाइनों को पढ़कर, काफ़ी पहले कमेंट किया था।